हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 102, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर। तो बच्चों, क्या होता है हीट ट्रांसफर, क्या होता है? अब तक देखो ध्यान से, अपन ने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो हीट है वो एक टाइप की एनर्जी से दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऊष्मा को अपन ने यांत्रिक कार्य के अंदर रूपांतरित किया, अपन ने आंतरिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट किया, वो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिस्कस किया। जो आपके पास में थर्मोमीटरी है उसके अंदर अपन ने टेम्परेचर को मेजर किया। केटीजी, इसके अंदर अपन ने जो आइडियल गैस है उसकी स्टडी की, ठीक है ना। इसके विभिन्न प्रकार के वेग, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, इसका प्रेशर है, इसका अवस्था समीकरण, इसके नियम वगैरह हैं, इसका मिक्सचर है, इसकी ऊर्जाएं हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऊर्जा वितरण है, ये सारी चीज़ें अपन ने केटीजी के अंदर डिस्कस किया। और इसके बाद में जो कैलोरीमीटरी, इसके अंदर अपन ने जो हीट है उसके मापन से संबंधित अध्ययन किया था। हीट का जो मेजरमेंट है वो अपन ने किया था। जो हीट ट्रांसफर, इसके अंदर हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के जो तरीके हैं, उन तरीकों की अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा संचरण की विधियाँ, तो कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ऊष्मा संचरण की विधियां कौन कौन सी विधियां होती है? एक तो होता है चालन, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। एक होता है विकिरण, रेडिएशन। एक होता है संवहन, कन्वेक्शन। जो यहाँ पे विकिरण होता है वो तो क्या होता है भाई? फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। और जो चालन होता है वो क्या होता है आपके पास में? स्लोवेस्ट होता है। तो ये तो क्या होता है अभी? फास्टेस्ट होता है, ये क्या होता है? स्लोवेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी की अपन सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चालन, कंडक्शन। तो क्या होता है अभी चालन? ध्यान से देखना। देखो देखो, चालन मुख्यतः किसमें होता है? ठोसों में होता है। और चालन ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण गति में भाग नहीं लेकर के, प्रत्यक्ष स्थानांतरण में भाग नहीं लेकर के अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हुए अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। जैसे तरंग में होता है ना, वैसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, माध्यम के कणों का प्रत्यक्ष स्थानांतरण नहीं होता है, तो चालन में माध्यम का प्रत्यक्ष स्थानांतरण नहीं होता है, और माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन गति करते हुए लगातार अपने अगले पड़ोसी कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। तो माध्यम के कण अगले पड़ोसी कणों को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। यानी कोई भी जो माध्यम का कण है वो अपने पिछले कण से ऊर्जा लेता है और अगले कण को ऊर्जा देता है, ठीक है ना। पिछला कण जो कि हाई टेम्परेचर पर है, इससे ये हीट लेगा, और अगला कण जो कि लो टेम्परेचर पर है उसको ये क्या करेगा? हीट देगा। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? चालन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब चालन है, इसके अंदर दो अवस्थाएं होती है। चालन के अंदर दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है परिवर्ती अवस्था और एक होती है आपके पास है स्थायी अवस्था।
एक तो होती है परिवर्ती अवस्था, एक होती है आपके पास स्थायी अवस्था होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भी, परिवर्ती अवस्था की बात करते हैं। परिवर्ती अवस्था, वेरिएबल स्टेट। एक में लिख देता हूं, चालन होता है वो मुख्यतः किस में होता है अभी, मुख्यतः ठोसों में होता है अभी। अब सुनना भी, परिवर्ती अवस्था क्या होती है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से कोई भी एक रोड बनाता हूं, कोई एक छड़ बनाता हूं, और इसके बाद में यहां पर ये जो छड़ है इसको अपन कई सारे क्रॉस सेक्शन, कई सारे अनुप्रस्थ परिच्छेदों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। जैसे देवदान से ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये है, ये है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इस प्रकार से इसके कई सारे क्रॉस सेक्शन है, अभी कई सारे भाग है जो कि अलग अलग स्थितियों पर हैं। इस छड़ को अपन कई सारे क्रॉस सेक्शन से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। इधर से अपन क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, इधर से इसको अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या करता है, हीट को लेता है, इस उष्मा का कुछ भाग तो ये अवशोषित करता है, अपने पास में रखता है, और जो शेष भाग है ये आगे वाले को लौटा देता है। ये जो आगे वाला है इसका कुछ पार्ट है वो अपने पास में रखता है, बाकी आगे वाले को दे देता है। ये वाला है कुछ अपने पास में रखता है, बाकी आगे वाले को दे देता है, कुछ अपने पास में रखता है, आगे वाले को दे देता है। तो इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखें, कोई भी जो क्रॉस सेक्शन है, अपने से पीछे वाला क्रॉस सेक्शन जो कि कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर पर है, उससे जो उष्मा ग्रहण करता है इसका कुछ पार्ट तो अपने पास में रखता है, अपने पास में एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जो शेष भाग है अपने से लो टेम्परेचर पर जो दूसरा क्रॉस सेक्शन उसको लौटा देता है। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन कुछ अपने पास में रखता है और कुछ ही आगे वाले को लौटा देता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखने वाली बात है कि हर क्रॉस सेक्शन जो हीट प्राप्त करता है उस हीट का कुछ पार्ट ये खुद अवशोषित करता है, खुद अपने पास में रखता है भी, ठीक है ना। तो इसका जो टेम्परेचर है वो समय के सापेक्ष क्या होता है, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है समय के सापेक्ष। तो अपन लिख सकते हैं कि हर क्रॉस सेक्शन का तापमान समय के सापेक्ष बढ़ता है। हर क्रॉस सेक्शन का जो तापमान है वो समय के सापेक्ष क्या होता है, अभी बढ़ता है। क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर हर क्रॉस सेक्शन क्या करता है, कुछ उष्मा है वो अवशोषित करता है। हर क्रॉस सेक्शन कुछ उष्मा अवशोषित करता है, ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए हर सेकंड इस वाले क्रॉस सेक्शन को 100 कैलोरी उष्मा प्राप्त हो रही है, तो 100 में से 20 तो अपने पास रखता है, 80 आगे वाले को देता है। 80 में से मान के इसलिए 20 ही अपने पास रखता है, 60 आगे वाले को देता है। तो इसको ध्यान से देखना, 80 मिली, इसको 60 मिली, इसको 40 मिलेगी, इसको 20 मिलेगी। तो क्या इस स्थिति में हर क्रॉस सेक्शन से उष्मा प्रवाह की दर समान होगी क्या, नहीं। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के लिए उष्मा प्रवाह की दर समान नहीं होती है।
ये बात होगी भी। तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, परिवर्ती अवस्था बोलते हैं। और परिवर्ती अवस्था के बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी स्थायी अवस्था की बात करते हैं, तो इसको नोट करें आप। तो चलिए बच्चों, परिवर्ती अवस्था के बाद में अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्थायी अवस्था। तो परिवर्ती अवस्था के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी जैसे अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, वो पीछे वाले क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट ये प्राप्त करता है, उस हीट का कुछ पार्ट तो अपने पास में रखता है और जो शेष भाग है वो आगे वाले को ट्रांसमिट कर देता है। तो इस प्रकार से समय के सापेक्ष इसके पास में हीट की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे इसका तापमान है वो भी समय के सापेक्ष बढ़ता जाएगा। यानी समय के सापेक्ष हर क्रॉस सेक्शन का तापमान भी बढ़ता है और हर क्रॉस सेक्शन से ऊष्मा प्रवाह की दर है वो समान नहीं रहती है। तो इसको अपन बोलते हैं परिवर्ती अवस्था, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ किसकी भी, स्थायी अवस्था की। तो परिवर्ती अवस्था के थोड़ी देर बाद में कौन सी अवस्था प्राप्त होती है भाई, स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था यानी स्टेडी स्टेट क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलिए ये अपने पास में कोई भी छड़ है, कोई रोड है, और इसके बाद ध्यान से देखना। देखो इधर से अपन क्या करें, इसको हीट दे रहे हैं इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से इधर से अपन इसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो इसके कई सारे क्रॉस सेक्शन, जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो देखना ऐसे, देखो जैसे अपन किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, अपन इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, इसकी, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये मैंने डार्क कर दिया है। देखो इससे पीछे वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो इससे हाई टेम्परेचर पे, और इससे आगे वाला जो क्रॉस सेक्शन है इससे लो टेम्परेचर पे। तो ये क्या करता है, पीछे वाले क्रॉस सेक्शन से हीट लेता है और आगे वाले क्रॉस सेक्शन को हीट देता है। अब पीछे वाले से जितनी लेता है उसका कुछ पार्ट अगर ये खुद अवशोषित करता है और बचा हुआ भाग आगे वाले को अगर ये स्थानांतरित करता है, तो इसको अपन बोलते हैं परिवर्ती अवस्था बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब ध्यान से देखना। देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या करता है, ध्यान से देखना। तो ऊष्मा लगातार प्राप्त करता है और ऊष्मा प्राप्त करके पूरी तरह से संतृप्त हो चुका है। संतृप्त होने का मतलब ये है कि इससे और ज्यादा ये हीट है उसको अवशोषित नहीं कर सकता, और ज्यादा हीट को अपने पास में नहीं रख सकता है। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या करता है भाई, अब ऊष्मा अवशोषित करके पूर्णतः संतृप्त हो चुका है, और ज्यादा हीट को ये अवशोषित नहीं कर सकता। तो क्या करता है, ध्यान से देखना। देखो ये पीछे वाले क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट आती है उस सारी की सारी हीट को ये आगे वाले क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर कर देता है। फिर ये वाला भी संतृप्त हो जाएगा, ये पूरी आगे वाले को, फिर ये वाला संतृप्त हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी हीट आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो इस स्थिति में सारे के सारे जो क्रॉस सेक्शन होते हैं वो ऊष्मा पाकर के पूर्णतया संतृप्त हो जाते हैं, और ज्यादा ऊष्मा को ये अपने अंदर संचित नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। और इस स्थिति में पीछे वाले क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट आती है वो सारी की सारी हीट आगे वाले क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो पर सेकंड मान के इसलिए इसको 100 कैलोरी मिल रही है, तो इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100, सबको 100 मिलेगी, ठीक है ना। तो हर क्रॉस सेक्शन के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है ना। तो बात सुनना भी, ये स्थायी अवस्था है, ये परिवर्ती अवस्था के पश्चात प्राप्त होती है। और इसके अंदर ध्यान से देखना। देखो प्रत्येक जो क्रॉस सेक्शन है ऊष्मा पाकर पूर्णतया संतृप्त हो जाता है तथा और अधिक ऊष्मा को संचित नहीं करता है। जिससे
प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का ताप समय के सापेक्ष नियत हो जाता है तथा प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से ऊष्मा प्रवाह की दर भी समान हो जाती है। तो बात सुनना भी, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले अगर अपन किसी भी रोड में से ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो पहले तो आती है कौन सी, परिवर्ती अवस्था, उसके बाद में आती है स्थायी अवस्था। परिवर्ती अवस्था में कोई भी क्रॉस सेक्शन अपने से पीछे वाला क्रॉस सेक्शन जो कि कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर पर है, उससे जितनी हीट अवशोषित करता है, जितनी हीट ग्रहण करता है, इस हीट का कुछ पार्ट है ये खुद अपने पास में रख लेता है, स्टोर कर लेता है, और ये स्टोर की गई हीट है इसके टेम्परेचर में ग्रोथ करती है, और जो बची हुई हीट है इसको ये क्या करता है भाई, आगे वाले क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर कर देता है जो कि इससे लो टेम्परेचर पर है। तो जितनी आई इसका कुछ पार्ट अपने पास रख लिया, तो जो बचा हुआ भाग है वही आगे जा रहा है। तो क्या हर क्रॉस सेक्शन में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी क्या? नहीं। और क्या किसी भी क्रॉस सेक्शन का तापमान समय के सापेक्ष नियत हो गया क्या? नहीं, बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद में सारे के सारे क्रॉस सेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा अवशोषित करके पूर्णतः संतृप्त हो जाते हैं। पीछे वाले से जितनी हीट आती है इसका कुछ पार्ट अपने पास में नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं रखता है, सारी से सारी हीट आगे वाले को ट्रांसफर कर देता है। तो जिससे प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के सापेक्ष नियत हो जाता है, और प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से ऊष्मा प्रवाह की दर भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं भी, इसको अपन बोलते हैं स्थायी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी अवस्था। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो स्थायी अवस्था में जैसे ये अपने पास कोई छड़ है, ठीक है ना, और इधर की तरफ रोड है, इस रोड को अपन इधर से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और इधर से ऊष्मा देने की जो दर है वो कितनी आपके पास है, dQ/dt। और ये पूरी की पूरी ऊष्मा अपने को इधर की तरफ प्राप्त हो जाती है, इधर की तरफ निकल जाती है। तो इस सिरे से जिस दर से आप ऊष्मा दोगे ना, इस सिरे पर आपको उसी दर से ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी, dQ/dt। यहां पर टेम्परेचर कितना आपके पास है, T1, और यहां पर टेम्परेचर कितना है, T2। यहां पे इस छड़ की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, L। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रोड का, इस छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये आपके पास ए हो जाएगा। यहां पे इधर से आप हीट दे रहे हो तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ऊष्मा का सोर्स है, स्रोत है। तो जो वाला सिरा सोर्स के पास में होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, और दूसरे वाले का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो इसका टेम्परेचर T1 हाई और ये लो हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो T1 है वो ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास में, यानी अगर अपन ऊष्मा प्रवाह की दर में आगे बढ़ते हैं तो इस स्थिति में तापमान में गिरावट होती है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा में जो ताप है वो क्या होता है बच्चों, घटता है। तो अपन एक काम करते हैं, देखो अपन एक क्रॉस सेक्शन की कल्पना करते हैं। ये वाला क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे अपन एक छोटा सा इसका अल्पांश बना दिया, देखो ठीक है ना। इस अल्पांश की यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना देगी, x, और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितना देगी आपके पास है, dx। ये कितना देगा आपके पास है, x
अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। मान लो कि यहां का जो टेम्परेचर है, यहां का टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, T। ऊष्मा प्रवाह की दिशा में जाने पर टेम्परेचर घटता है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस, T माइनस क्या हो जाएगा, dt। अगर यहां से यहां तक मैं जाता हूं, तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा बताओ, माइनस dt। तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा आपके पास माइनस का dt अपॉन, यहां से यहां तक जो दूरी है उस दूरी में परिवर्तन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो माइनस का dt अपॉन है dx। इसको ये अपन क्या बोलते हैं अभी, इसको अपन बोलते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता बोलते हैं इंग्लिश में, इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ताप प्रवणता का मात्रा क्या होता है अभी, डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। यानी एकांक दूरी के लिए तापमान में कितनी कमी आती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता बोलते हैं अभी, ठीक है ना। अब ये तो आपके पास है समरूप छड़ है, तो समरूप छड़ के लिए ताप प्रवणता बराबर माइनस का dt हो गया। तो माइनस का dt क्या हो जाएगा अभी, T2 माइनस T1, और माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो T1 माइनस T2 बन जाएगा। तो T1 माइनस क्या देगा, T2 बटे लंबाई कितना देगी आपके पास L, माइनस का T1 बटे T1 माइनस T2 बटे L, ये ताप प्रवणता हो गई भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो एक फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर अपन उसमें चालन की बात करें तो उसके अंदर किसी भी छड़ के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर dq बटे dt समानुपाती क्या हो जाएगा आपके पास A। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ऊष्मा प्रवाह की दर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। dq बटे dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आपको पता है कि जो ऊष्मा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, और ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो तापांतर वो डिसाइड करता है भी। तो दूरी के साथ टेम्परेचर कितना तेजी से गिर रहा है, जितना तेजी से गिरेगा ना ऊष्मा प्रवाह की दर है वो भी उतनी ज्यादा होगी भी। बट टेम्परेचर की स्लोप अगर ज्यादा होगी ना, तो इस स्थिति में ऊष्मा भी ज्यादा तेजी से फिसलेगी या ज्यादा तेजी से प्रवाहित होगी भी। तो इन दोनों को अगर अपन मिला देते हैं तो इस स्थिति में आपके पास बन जाएगा dq बटे dt प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास, माइनस का a dt अपॉन dx। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ जाएगा k। तो या इसको अपन लिख सकते हैं dq बटे dt बराबर माइनस का ka dt बटे dx। ये तो आपके पास ठीक है ना, उसमें चालन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपके पास है जो k है, वो k क्या होता है, ऊष्मीय चालकता गुणांक होता है। k क्या होता है, ऊष्मीय चालकता गुणांक, ठीक है ना। या इसको अपन बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब यदि इस k की विमा आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट होती भी k की विमा। इस बार नीट के एग्जाम में देवदान से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही आसान विमा थी वो पूछी गई थी। प्रेशर की बोल दो, चाहे उसको आप बोल दो प्रत्यास्थता गुणांक की बोल दो, चाहे प्रतिबल की बोल दो, प्रतिबल की विमा आपकी बार पूछी गई थी। तो कितनी आसान होती है ये, अपन ने तो इससे भी अच्छी सी डायमेंशन से वो पढ़ी है। अगर जैसे k की डायमेंशन पूछी जाती अच्छा होता, या शांता गुणांक,
ऐसी डायमेंशन अगर पूछी जाती तो काफ़ी अच्छा लगता, बट अब की बार बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आसान डायमेंशन पूछी गई थी। तो चलो अपन इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो डी क्यू ये क्या हो जाएगी, उष्मा, उष्मा क्या होती है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है m1L2T-2, dt क्या देगा आपके पास है टाइम t1 बराबर के, उसमें चालकता गुणांक, एरिया क्या देगा आपके पास में L2, dt टेम्परेचर क्या देगा आपके पास में बताओ के, dx क्या देगा आपके पास में L। ठीक है ना, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो यहां पे L2 से अपन L2 को उड़ा देंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास में द्योतांश से, के लिख दो, चाहे इसको आप थीटा भी लिख सकते हो तापमान को। तो इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी के की डायमेंशंस बराबर m1, ये L इधर की तरफ आ जाएगा तो L1 इसके बाद में T-2 -1 बन जाएगा, ऊपर की तरफ T- बन जाएगा, थीटा इधर की तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, थीटा -1 बन जाएगा, ये इसकी डायमेंशंस बन जाएगी भी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई है, इन सारी चीज़ों को नोट करें, और ये चीज़ अगर आपकी समझ में आएगी ना तो ही उसमें चालन आपकी समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, अपन ने डिस्कस कर लिया है उसमें चालन का फॉर्मूला। तो उसमें चालन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई भी एक छड़ है, कोई भी रोड है, और इसके इधर का टेम्परेचर कितना है T1 है, इसके इधर का टेम्परेचर कितना T1 है, और इधर का टेम्परेचर कितना T2 है। इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी आपके पास L है, और ये रोड है, इस रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना आपके पास में द्योतांश से A है। अब इधर से आप जिस दर से हीट दे रहे हो, इधर से किस दर से आप हीट दे रहे हो dQ/dt, और इधर से भी आपको उसी दर से हीट प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हीट का किसी प्रकार का अवशोषण नहीं हो रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे dQ/dt, और ये भी आपके पास आ जाएगा dQ/dt। तो यहाँ से ये एक समरूप छड़ है, समरूप छड़ के लिए अगर अपन बात करते हैं तो ऊष्मा प्रवाह की दर dQ/dt बराबर क्या देगा, ध्यान से देखना, देखो माइनस का KA, और इसके बाद में अपन ने लिखा था dt/dx, तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का KA, और इसके बाद में ध्यान से देखते हैं, देखो dt/dx, तो dt को अपन क्या लिख सकते हैं, dt को ये आपके पास आ जाएगा T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 बटे क्या हो जाएगा L। तो इसको अपन लिख सकते हैं dQ/dt बराबर माइनस का चिन्ह तो अंदर ले जाओ इसके, तो क्या बन जाएगा आपके पास है KA/L, और इसके बाद ये बन जाएगा आपके पास है T1 माइनस T2। ये आपके पास है समरूप छड़ के अंदर ऊष्मा प्रवाह की दर आ जाएगी भी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अपन बात करते हैं द्योतांश से। अब यहां से ऊष्मा प्रवाह की दर, इस ऊष्मा प्रवाह की दर को अपन क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय धारा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय धारा। तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है, एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा, इसी को अपन बोल देते हैं ऊष्मीय धारा। तो इसको अपन लिख देंगे IH बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है dQ/dt बराबर T1 माइनस T2, इसको अपन लिख देंगे डेल्टा T, और KA/L को अपन इसके अपॉन में लिख देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा L/KA। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा IH बराबर डेल्टा T अपॉन L/KA को अपन बोलेंगे RH बोल देंगे। और RH क्या होता है बच्चों, उसमें प्रतिरोध होता है। क्या होता है, उसमें प्रतिरोध। ठीक है ना, तो अपन इसकी तुलना कर देते हैं किससे बताओ, इसकी तुलना कर देते हैं अपन I बराबर डेल्टा V/R से। ये किसका नियम है भाई, ओम का नियम। तो
ओम के नियम में जो विद्युत धारा है वो यहाँ पर उष्म धारा बन जाती है, क्योंकि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, ये क्या हो जाएगी, उष्मा प्रवाह की दर हो जाएगी। अब उष्मा प्रवाह वो किसकी वजह से होता है, तापांतर की वजह से, और आवेश का प्रवाह किसकी वजह से होता है, विभवांतर की वजह से होता है। तो डेल्टा टी की जगह यहाँ पर डेल्टा वी आ गया। तो यहाँ पर आपके पास में जो आर है वो क्या बन जाएगा, आर एच बन जाएगा। तो आर एच क्या हो जाएगा आपके पास, उष्मा प्रतिरोध हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो आर है वो इक्विवेलेंट है किसके, आर एच की। जो आर एच है उसको अपन बोलते हैं उष्मीय प्रतिरोध। उष्मीय प्रतिरोध आर एच बराबर कितना होता है आपके पास, एल अपॉन के ए होता है। ये बात बताने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई है। तो ध्यान से देखना, देखो उसमें चालन और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों की अपन एनालॉजी यहाँ पर समझ सकते हैं, इन दोनों की जो समरूपता है वो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं। और यहाँ से जो उसमें प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होता है, एल अपॉन के ए होता है। अब इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ छड़ों का संयोजन। छड़ों का संयोजन, सबसे पहले आपके पास हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एक तो आपके पास में ये छड़ है, एक आपके पास ये छड़ है, ये छड़ और ये छड़, दोनों छड़ों का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आपके पास ए, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, इसका उसमें चालकता गुणांक K1, इसका K2 रहेगा। श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2, ठीक है ना। R बराबर क्या होता है, L अपॉन के ए। तो ये आपके पास L1 अपॉन कितना हो जाएगा, K1A प्लस L2 अपॉन K2A बराबर, इसको अपन बोलेंगे L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 अपॉन, ये आपके पास है K नेट इंटू ए हो जाएगा। एक को यहाँ से अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास है K नेट बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 बटे K1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, L2 बटे K2। और अगर आपके पास में बहुत सारी छड़ें हैं तो सारी की सारी छड़ों की यहाँ पे लंबाई को जोड़ दो और अपॉन में कर देना आपको क्या, L बटा K कर दोगे, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर दोनों छड़ों की लंबाई बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, यदि L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2, तो K नेट बराबर L1 और L2 को बराबर पुट कर दो तो आपके पास में K नेट बराबर कितना हो जाएगा, 2 K1 K2 बटे K1 प्लस K2, और इसको अपन बोलते हैं हरात्मक माध्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हरात्मक माध्य, यानी हार्मोनिक मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो इन चीजों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं छड़ों का समांतर क्रम संयोजन। तो दूसरा संयोजन हो जाएगा आपके पास है समांतर क्रम संयोजन। तो जैसे ये आपके पास में दो छड़े हैं, एक छड़ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आपके पास है A1, और एक छड़ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, A2। इसका उसमें चालकता गुणांक K1 और इसका K2 है, दोनों की लंबाई L है। तो श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं कि, समांतर क्रम में अपन जानते हैं कि 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस क्या होता है, 1 बटे R2। तो इसको R को अपन क्या लिख सकते हैं, L अपॉन K। तो K1 A1 बटे L प्लस K2 A2 बटे L, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, K नेट A बटे K नेट। A नेट कितना देगा आपके पास, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L, L को काट देंगे तो यहां से आपके पास है K नेट आ जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 आ जाएगा। और यदि आपके पास A1 और A2 बराबर है तो इस स्थिति में आपके पास में यह आ जाएगा K1 प्लस K2 बटे 2। सोल्व कर देना,
इसको बोला जाता है समांतर माध्य। तो अगर आप छड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस स्थिति में हरात्मक माध्य, और यदि आप छड़ों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस स्थिति में आपको प्राप्त हो जाएगा हरात्मक माध्य। क्या प्राप्त हो जाएगा? हरात्मक माध्य। तो ये अपने पास है छड़ों का संयोजन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में चलो अपन छड़ों के संयोजन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, अभी के नेट फाइंड आउट करना है। और के नेट फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे, देखो आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक बेलनाकार छड़ है, अब इसका जो अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी आपके पास है? आर। और बाहर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी है? अभी 2r है। अंदर वाले पार्ट का उसमें चालकता गुणा k1 है और बाहर वाले पार्ट का उसमें चालकता गुणा कितना भी k2 है। यानी दोनों जो पार्ट है वो क्या भी अलग अलग है यहाँ पे। ये बात होगी भी। तो यहाँ पे इसका अपने को के नेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दोनों जो छड़े हैं वो यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ी हुई, तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला क्या देगा? के नेट बराबर k1a1 प्लस k2a2 अपॉन a1 प्लस a2। के नेट बराबर k1 a1 क्या हो जाएगा? अंदर वाला जो सिलेंडर इसकी रेडियस कितनी भी r है, तो इसका एरिया कितना देगा? पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट से पर कितना देगा? पाई आर स्क्वायर। बाहर वाले का कितना देगा? k2। और बाहर वाले का एरिया कितना देगा? टोटल एरिया कितना देगा? पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से अंदर वाला माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा भी, 3 पाई आर स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास है? a1 प्लस a2, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। तो के नेट बराबर k1 प्लस 3k2 अपॉन पाई आर स्क्वायर को तो काट दिया, 1 प्लस 3 बराबर कितना देगा आपके पास में? 4। यही आपके पास में के नेट का आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है ना। और इसी के साथ में आज का अपना ये जो लेक्चर नंबर 102 है इसको अपन फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर पर अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, आज के लेक्चर मैंने आपको बताया कि ऊष्मा स्थानांतरण में अपन क्या पढ़ते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां होती है, कौन सी सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है, कौन सी सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस है, उसमें चालन क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह होता है, परिवर्ती अवस्था क्या होती है, स्थायी अवस्था क्या होती है, ताप प्रवणता क्या होती है, उसमें चालन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें चालकता गुणांक क्या होता है, उसमें चालकता गुणांक का मात्रक और विमा क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद में उसमें चालकता गुणांक है, इसको समरूप छड़ के लिए अपन ने अप्लाई किया, यूनिफॉर्म रोड के लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन ने छड़ों का, फिर उसके बाद में अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में उसमें चालन को कंपेयर किया और जो उसमें प्रतिरोध RH बराबर L/K है वो अपन ने फाइंड आउट किया। और उसके बाद छड़ों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर लें भाई, ठीक है।